सबको मेरा सलाम। उसके बाद बात यह है कि आपने पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या वॉइस ओवर है उसे बंद कर देना है, क्योंकि वॉइस ओवर एआई का होगा तो बहुत बुरा लगेगा सुनने में। मैं अपनी वॉइस लगा सकती थी, बट क्या करूं, मेरी तो एआई वॉइस से भी गई गुजरी वॉइस है। हाँ, मजाक नहीं है, सच कह रही हूँ। तो मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, वॉइस अच्छी हो भी शायद मेरी, बट मेरे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि अपनी वॉइस लगाऊं, इसलिए एआई जनरेटेड से काम चलाया है। आप लोगों से मुझे जो भी बात करनी होगी वो मैं पोस्ट या ऐसे ही टेक्स्ट में करूंगी। प्लीज वॉइस ओवर पीछे से बंद कर दें। वैसे भी सुनने में क्या रखा है, पढ़कर एंजॉय करें, क्योंकि नॉवेल्स तो होते ही पढ़ने के लिए है ना, सुनने में कौन सा मजा है भला। बाय, खुश रहे हमेशा सब, आमीन। काले रंग की कमीज, शलवार पहने और काले रंग की ही शाल दोनों कंधों पर रखे वो एक बंद कमरे के सामने खड़ा था। कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। उस ताले की चाबी सिर्फ एक ही नफूस के पास पाई जाती थी, बस वही उस कमरे को खोलता और बंद करता था। आज रात एक बार फिर से वो उस दरवाजे के सामने खड़ा था। ताले में चाबी घुमाते ताला खोला गया था। चीर की आवाज के साथ दरवाजा खुलता चला गया था। वो भारी कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। उस कमरे में दाखिल होते ही उस बारोब शख्स के अंदर सदियों की थकान आ जाती थी। लाइट ऑन करते ही वो तारीक चेहरा लिए कमरे की दीवार पर लगी एक बहुत बड़ी तस्वीर के सामने जा ठहरा था। पुश्त पर हाथा बांधे खाली नजरों के साथ वो उस तस्वीर को देखे जा रहा था। तस्वीर में एक 8 साल का लड़का 5 साल की लड़की के हाथों पर मेहंदी लगा रहा था। ये उसकी वो जहरीली यादें थीं जो आज भी उसका दिल चीरती थीं, लेकिन वो उन यादों से निकलना ही कहाँ चाहता था, इसलिए तो आए दिन उस कमरे में मौजूद होता था। तस्वीर को देखते ही वो एक बार फिर से अपने दर्दनाक माजी में चला जाता है। नूरे नूरे। 8 साला सिकंदर 5 साला नूरे को पूरे घर में आवाजें लगाता ढूंढ रहा था। अचानक सिकंदर को हवेली के मेन हॉल के अंदर एक बहुत बड़े प्लेयर के पीछे छोटा सा व्हाइट एंचल लहराता नजर आया था। सिकंदर दबे पांव इस प्लेयर की तरफ जाता है। पकड़ लिया। सिकंदर हंसते हुए जोर से नूरे के बाजू से पकड़कर अपने सामने करता है। नूरे शाख खिलखिलाकर हंसती है। सिकंदर उसकी हंसी पर सदकेवारी जाता है। तुम्हें पूरे घर में ढूंढा मैंने नूरे, मुदे पटा है तुम मेले हाथों पुल, मेहंदी लदाओ दे मुदे नहीं लदानी। मुझे पता है तुम मेरे हाथों पर मेहंदी लगाओगे, मुझे नहीं लगानी। वाइट करता शलवार पहने ग्रीन आंखों वाली नूरे अपनी तोतली जबान में सिकंदर से कहती है, थोड़ी सी लगा लो, देखो तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं और तुम्हारे हाथों पर मेहंदी बहुत प्यारी लगेगी। कल ईदी लेनी है ना मुझसे, तो पहले मेहंदी लगाओ। सिकंदर जो नूरे के छोटे छोटे सफेद नर्म हाथों से ऑब्सेशन रखता था, प्यार से उसे लालच देते हुए कहता है, सिद तुम मदे ईदी दो दे, मैं बहुत साली तातली तज और पेशे लो दी। सच तुम मुझे ईदी दोगे, मैं बहुत सारी चॉकलेट्स और पैसे लोगी। वादा दूंगा, ठीक है लदा दो। जमर जमर उठ जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है, कब से चाय बन चुकी है, ठंडी हो जानी है। अच्छा अम्मी उठ रही हो? यार 2 ही तो छटियां होती हैं, वो भी आप इतनी जल्दी उठा देती हैं। मेरी जान, बाद में सोती रहना, कोई नहीं उठाएगा तुम्हें। अभी उठकर चाय पी लो, फिर मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। तुम्हारे बाबा और भाई अभी नाश्ता करने आ जाएंगे, जल्दी उठो। इरम मलिक प्यार से जुमर मलिक को उठा रही थी, जिसका शायद छुट्टी वाले दिन देर से उठने का इरादा था, लेकिन सुबह सुबह नाश्ते से पहले चाय पीने की आदत भी बहुत बुरी थी। आदत नहीं बल्कि नशा था। अब जब चाय तैयार थी तो जुमर मलिक अभी सो रही थी। तो बेटा, आपसे कौन कहता है नाश्ते से पहले चाय पीने को? एक तो मैं तुम दोनों की इस आदत से बहुत तंग हूँ। कितनी दफा कहा है मैदे का बेड़ा गर्क करोगे, लेकिन नहीं, माँ की सुन्नी ही कहा है तुम लोगों ने। चलो अब जल्दी अनफाल को भी उठा दो, मैं जा रही हूँ नीचे।
पता है ना तुम्हारे बाबा को सबके साथ इकट्ठे बैठकर नाश्ता करने की आदत है, तो जल्दी करना, आते ही होंगे तुम्हारे बाबा और भाई। इरम मलिक जुमर को 2-3 सुनाने के बाद नीचे किचन में चली गई थी। अनफाल अनफाल, जल्दी उठो यार, बहुत टाइम हो गया है। जुमर अपनी बड़ी बहन अनफाल को जगा रही थी। हालांकि उसका अपना भी सुबह देर तक सोने का मिशन था, लेकिन अगर जुमर मुल्क का मिशन पूरा नहीं हुआ तो वो किसी और को कैसे सुकून से सोने दे सकती थी। अनफाल को उठाने के बाद जुमर खुद वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई थी। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो मंजर वही था। अनफाल बदस्तूर घोड़े और गधे सब बेचकर सो रही थी। जुमर ने झटके से उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच लिया। यार अनफाल, अम्मी 100 दफा उठा चुकी हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जुमर ने गुस्से से कहा। नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि मेरे कानों में तुम्हारी बेसुरी आवाज गूंज रही है, और अम्मी ने सिर्फ एक ही दफा उठाया था, बाकी 99 दफा तुम चीख चीख कर उठा रही हो। ये कहकर वो गुस्से से बेड से उठी थी और जुमर को घूरते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, नीचे चीखती रहो तुम। जुमर अनफाल से कहते वहां से वॉकआउट कर जाती है। जाओ दफा हो, अनफाल ने मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए कहा था। सुबह का आगाज हस्बे मामूल बहनों की नोक झोंक से हो चुका था। व्हाइट सैंडो पहने और ब्लैक ट्राउजर घुटनों तक फोल्ड किए सिकंदर शाह खेतों को पानी लगाने के लिए मिट्टी से बने नाले पर बंद बांधने में मसरूफ था। अचानक सिकंदर को अपनी बाएं साइड खेतों में कोई हिलचल महसूस हुई थी, लेकिन सिकंदर शाह को इससे कोई सरोकार नहीं था। वो पूरे दिल से अपने काम में मसरूफ था कि वो हलचल अब उसे अपने बिल्कुल पीछे महसूस हुई। सिकंदर शाह ने पीछे की तरफ हाथ बढ़ाया और उस चीज को खींचकर पानी वाले नाले में पटक दिया। वो चीज कोई और नहीं बल्कि तैमूर शाह साहिब थे। पानी वाले नाले में गिरने से तैमूर शाह के सारे कपड़े भीग चुके थे और कपड़ों पर और चेहरे पर जगह जगह मिट्टी लग चुकी थी। उस वक्त तैमूर शाह पूरा जोकर लग रहा था। तैमूर की हालत देखते ही सिकंदर का हंसी का फवारा छोटा था और तैमूर बस गंदी सी शक्ल बनाए उसे हंसता हुआ देख रहा था। लेकिन दिल ही दिल में उसने सिकंदर को हंसते देख उसकी नजर उतारी थी और यूं ही हंसते रहने की दुआ की थी। अब बाहर निकलने में मदद भी करोगे या सिर्फ दांतों की नुमाइश ही करते रहोगे? तैमूर चेहरे के जाविये बिगाड़कर सिकंदर से कहता है। क्यों? क्योंकि वो अभी नहा धोकर निकला था और सिकंदर ने उसके कपड़ों का हशर बिगाड़ दिया था। नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम ऐसे ही यहीं रह जाओ, ऐसे ही नाले में अच्छे लग रहे हो अपनी असल जगह पर। सिकंदर हंसते हुए तैमूर से कहते अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। तैमूर ने उसका हाथ थामकर पानी वाले नाले से बाहर निकलते ही अपने कपड़ों की तरफ देखा था। यार देख, मेरे कपड़ों का हाल तो देख, सारे गीले हो गए हैं और ये मिट्टी, उफ, अब क्या करूं मैं? तैमूर अपने कपड़ों की हालत देखते हुए सिकंदर से कहता है, दहाइयां तो ऐसे दे रहे। तैमूर शाह का हमेशा से अव्वलीन मकसद सिकंदर शाह से पंगे लेना था, लेकिन वो सिकंदर शाह ही क्या जो किसी से डर जाए, बल्कि वो डराना और मात देना जानता था। लोग उसके नाम से ही कांपते थे, लेकिन एक तैमूर शाह दूसरी दुनिया की मखलूक जो हमेशा सिकंदर से पहले पंगे लेता था और फिर मार भी खाता था। सिकंदर और तैमूर दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए जान देने वाले। सिकंदर और तैमूर सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि कजिन भी थे। तैमूर सिकंदर के चचा का बेटा था, जो सिकंदर के तकरीबन हम उम्र ही था। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये 101 नौकर तुमने जख मारने के लिए रखे हुए हैं जब खुद ही किसान बन जाते हो। तैमूर शाह चिढ़कर सिकंदर शाह से कहता है,
जो हमेशा उसके उस खेती बाड़ी के काम से तंग था। उनके खेतों और हवेली में काम करने के लिए बहुत से नौकर चाकर मौजूद थे। इसके बावजूद सिकंदर शाह खुद खेतों में अक्सर ट्रैक्टर से हिल चला देता था, खेतों को पानी लगा देता था, जिससे तैमूर शाह बहुत ही चिढ़ता था। नहीं, जख मारने के लिए नहीं रखे, तुम्हारी खिदमत के लिए रखे हुए हैं, सिकंदर ने सुकून से तैमूर को जवाब दिया। यार वैसे मैं सोच रहा हूँ, जब तेरी शादी हो जाएगी तेरी बीवी के मजे होंगे। सिकंदर जो अपने काम में लगा था और साथ साथ तैमूर की बकवास भी सुन रहा था, तासुफ से सर हिलाता है। पूछो, क्यों मजे होंगे तेरी बीवी के? तैमूर ने सिकंदर को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। क्यों? सिकंदर ने जवाब दिया, यार मजे इसलिए जैसे तेरी काम करने की स्पीड है ना, अपनी बीवी के भी तो ऐसे ही काम करेगा। उसके लिए खाना बनाएगा, उसके कपड़े इस्त्री करेगा, उसके कपड़े वॉश कर देगा। जो काम बीवियों के होते सारे तो ही करेगा, है ना? क्योंकि जब नौकरों वाले काम कर लेता है तो बीवियों वाले काम करने में क्या मसला है भला? क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, बात तो सही है, मसला तो कोई नहीं है काम करने में, लेकिन काम तभी होंगे बीवी के जब बीवी आएगी। सिकंदर ने पानी वाले नाले मिट्टी डालते जवाब दिया। एक तो मैं तेरी उस शादी ना करने वाली चीज से बड़ा तंग हूँ। देख, तेरी शादी होगी तो घर वाले मेरे बारे में सोचेंगे, इसीलिए ये देख, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, शादी कर ले, ताकि मैं भी अपने बाल बच्चे जो जाने कब से अल्लाह के पास से नीचे जमीन पर आने को तरस रहे हैं, उनकी माँ को ले आऊँ, ताकि फिर वो इस दुनिया में हंसते खेलते तशरीफ ले आएं। तैमूर बेचारी सी शक्ल बनाकर बाकायदा सिकंदर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, तो मेरी जान, आपको किसने रोका है कि आप अपने बच्चे दुनिया में ना लाएं? मुझसे सिर्फ 3 महीने ही छोटे होकर लो शादी, मैंने तो नहीं रोका। हाँ, तुमने नहीं रोका, लेकिन तुम्हारे चाचो जान वो तो कहते हैं ना कि जब तक मेरे भतीजे की शादी नहीं होगी तुम पर हराम है अपनी दुल्हनियां लाना। तैमूर शाह अपने बाबा की नकल करते हुए सिकंदर से कहता है, सोचना पड़ेगा कुछ। सिकंदर शाह अपनी ब्लैक टी शर्ट पहनते हुए कहता है, क्योंकि उसका काम मुकम्मल हो चुका था। अगर ना भी हुआ होता तो तैमूर शाह ने अब उसे करने नहीं देना था, इसीलिए उसने बस करने में ही आफियत जानी। वैसे एक बात बता, तेरी ये शादी ना करने वाली रीजन सिर्फ वही है ना जिसे अभी तक तू अपने दिल में दफन किए हुए है? भूल क्यों नहीं जाता इसे? इसके बाद तूने तोहर लड़की को खुद पर हराम किया हुआ है, किसी और को मौका देकर देख, सब एक जैसे तो नहीं होते। तूने अगर और बकवास करनी है तो यहीं ठहरा रहे, मैं घर जा रहा हूँ। सिकंदर तैमूर की बात को इग्नोर करके घर का रास्ता पकड़ता है। चलो चलते हैं तैमूर, मेरे हुए अंदाज में सिकंदर को जवाब देकर उसके साथ चल देता है। सिकंदर शाह की फैमिली बहुत छोटी सी थी, जिसमें उसकी एक दादी बिल्किस खातून थी, जिन्होंने सिकंदर को पाल पोस कर बड़ा किया था। सिकंदर अभी 7 साल का था जब उसके वालिदैन का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। दादा जान का इंतकाल भी सिकंदर के पैदा होने से पहले हो चुका था। और फिर बारी आती है तैमूर शाह की, जिसकी फैमिली भी कोई खास बड़ी नहीं थी, क्योंकि तैमूर से एक छोटी बहन रुमीसा शाह थी, जिसकी शादी उसकी फुप्पो के घर कर दी गई थी। अब घर में सिर्फ तैमूर और उसके वालिद जमील शाह और वालदा सुलमा शाह रहते थे। तैमूर और सिकंदर एक ही हवेली में रहते थे, लेकिन उनके पोषण अलग अलग थे। यह हवेली काफी बड़ी थी, कई एकर्स पर मुश्तमिल, बहुत ही खूबसूरत, कुछ पुराने तर्ज की और कुछ न्यू तर्ज की यह हवेली थी, जिसके आसपास सिकंदर और तैमूर वगैरह की जमीनें भी थी। सिकंदर का ताल्लुक जमींदार घराने से था, जिनकी काफी मुरब्बा एकड़ जमीनें थी। सिकंदर शाह ने की तालीम हासिल करने के बावजूद जमीनों की देखभाल का काम खुद ही संभालता था। उसे अपनी जमीनों से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए जमीनों के काम वो खुद ही करता था। और तैमूर मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर बनने का सोचता या ना सोचता, लेकिन अपने इलाके में उसने एक अस्पताल बनाने का सोचा हुआ था, जिस पर उसने काम भी स्टार्ट करवा दिया था। सिकंदर जमींदार होने के साथ बहुत ही खूबसूरत और वजीहा पर्सनालिटी का मालिक था। 6 फुट से निकलता कद, काले घरे बाल, काली आंखें जिनमें डूबकर कोई भी अपना दिल दे बैठे, और चेहरे पर काली घनी मूछें और घनी दाढ़ी उसे मजीद रोबदार बनाती थी। लोग उसकी पर्सनालिटी देखकर ही उससे दब जाते। किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक लड़की जिसके दिल का वो शहजादा ना बन सका,
اور بدنसीबी सिकंदर की नहीं बल्कि उस लड़की के ही बख्त खराब थे। सिकंदर और तैमूर दोनों ही अपनी 12 पर्सनालिटी के साथ हवेली के बड़े दरवाजे से मेन हॉल में दाखिल हुए थे। सारी हवेली सुर्ख ईंटों और सफेद रंग पर मुश्तमिल थी। हॉल के बिल्कुल दरमियान में बहुत बड़े और खूबसूरत सोफे रखे गए थे, जहां बिल्किस खातून बैठी थी, हमेशा की तरह हाथ में पकड़ी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ। आ गए दोनों। वो तैमूर और सिकंदर को देखते तस्बीह एक तरफ रखते बोले। दोनों ही तेज तेज कदम उठाते दादी की तरफ बढ़े थे। सिकंदर ने झुककर उनके हाथ की पुश्त को अकीदत से चूमा था। कैसी है आप? सिकंदर ने दादी को मोहब्बत पाश नजरों से देखते पूछा। मैं ठीक हूँ मेरी जान, मेरा जिगर, लेकिन जिंदगी के दिन हैं कि खत्म होते जा रहे हैं। बहुत अरमान है तुम्हारी शादी के, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी के, तुम्हें खुश देखने के। बिल्किस खातून ने आंखों में आंसू लिए सिकंदर का चेहरा हाथों में लेकर भराई आवाज में कहा था, मैं खुश हूँ मेरी दादी जान। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शादी इंसान को खुशियाँ देती है? मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। आप है ना मेरे पास? जानती हूँ आज भी तुम इसे दिल में लिए घूम रहे हो। बहुत ही बदनसीब थी जो तुम्हारी मोहब्बत को समझ ना सकी। मेरी जान, वो तुम्हारे काबिल नहीं थी और वो अब इस काबिल भी नहीं कि तुम इसे अपनी जान का रोग बना लो। बिल्किस खातून की आंखों से आंसू का झरना बह रहा था। शादी कर लो, अपनी दादी की खातिर कर लो। मैं तुम्हारी वीरान जिंदगी नहीं देख सकती। इतनी बड़ी हवेली काटने को दौड़ती है। तुम दोनों अपने कामों को चले जाते हो, पीछे रह ही कौन जाता है? तुम्हारी शादी होगी, बहू आएगी, उसके आने से रौनक होगी। तुम्हारे बच्चों की कलकारियों से हवेली में जान आ जाएगी। नहीं तो ये हवेली अब कब्रिस्तान लगने लगी है। मेरी जिंदगी ने आखिर कितना साथ देना है? कितने साल और जी लूंगी? तुम शादी कर लो ताकि मैं कब्र में तो सुकून से सो सकूं। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। सिकंदर उनके हाथ थामकर मोहब्बत से कहा था। उसके पास यही दादी ही तो थी। बचपन में माँ बाप के चले जाने के बाद उसने अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त दादी की आगोश में ही गुजारा था, और अब वो ऐसी बातें करके उसके दिल को तकलीफ दे रही थी। बिल्किस खातून सिकंदर की जिंदगी को लेकर बहुत परेशान थी। वो अब बस यही चाहती थी कि सिकंदर की शादी हो जाए। क्या पता आने वाली लड़की उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे, उसके दिल के जख्मों को मिटा दे। लेकिन सिकंदर है कि अब किसी लड़की को अपने दिल और घर में जगह नहीं देना चाहता। उसे दुनिया की हर लड़की बेवफा लगती थी, इसलिए अब वो किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता। लेकिन बिल्किस खातून के आंसू और उनकी फरियादें उसे हमेशा परेशान कर देती थी। छोड़े उसकी खुशियों को मेरी प्यारी दादी जान, आपका दूसरा पोता है ना, आप उसकी खुशी का सोचें। और यकीन करें, मैं तो पैदा होते ही आपको खुशी देने का सोच रहा हूँ। तैमूर, जो सिकंदर और बिल्किस खातून के पास कब से खामोशी से ठहरकर अपनी दादी के आंसू देख रहा था, जल्दी से आगे बढ़ते हुए उनके आंसू साफ करते हुए बोलता है। वो भी अपनी दादी से बेहद मोहब्बत करता था। सिकंदर और वो दोनों ही अपनी दादी से बहुत अटैच थे, और अब उसे अपनी दादी के आंसू तकलीफ दे रहे थे। मैं तो कब से कह रहा हूँ ये आपको खुशी नहीं देगा। आप बाबा जानी से मेरी खुशी की बात करें ना। यकीन करें, फिर आपको इस हवेली के हर कोने से बच्चा निकलता नजर आएगा। इंशाअल्लाह आपको इतनी सारी खुशियाँ दूंगा, इंशाअल्लाह। पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया गया था। तैमूर का बस ना चलता, पैदा होते ही अपनी शादी करा लेता। डाइनिंग टेबल के गर्द सारे लोग नाश्ता करने में मसरूफ थे। नाश्ता में डिफरेंट खाने पड़े थे। तोराब मलक सरबराही चेयर पर मौजूद थे।
उनके साथ एक साइड पर अरम मलक बैठी हुई थी। वो तोराब मलक को मुख्तलिफ खाने की चीजें बार बार उठाकर उनको दे रही थी। उनके साथ ही इनफल और जमर बैठी हुई थी। उनके सामने वाली चेयर्स पर जावेर मलक और मूसा मलक बैठे थे। वो दोनों अपने दादी के साथ ही नाश्ता करते थे। उनके साथ उनके वालिदैन मतलब काशान मलक और राइमा मलक बैठी हुई थी। मूसा मलक और जावेर मलक नाश्ता कम कर रहे थे, आपस में आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा कर रहे थे और ये उनका रोज का काम था। रियान कहाँ है? अभी तक नाश्ता पर क्यों नहीं आया? तोराब मलक ने अपनी बारब आवाज में पूछा था। रात को अस्पताल से लेट आया था तो आ जाएगा। अरम मलक ने नाश्ता करते उन्हें जवाब दिया था। अस्सलाम वालेकुम। रियान मलक ने ज़ेने उतरते ऊंची आवाज में सबको सलाम किया था। मेरी बात हो रही थी यहाँ। क्या बात है? रियान मलक ने जावेर मलक के साथ वाली चेयर पर बैठते हुए कहा था। हाँ, लेट आए थे कि रात अस्पताल से। तोराब मलक ने सलाम का जवाब देते पूछा था। बस बॉबा रात एक क्रिटिकल केस आ गया था, इसलिए लेट हो गया। ठीक है, नाश्ता करो और अपनी शादी का बताओ हमें कब करनी है। अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे, अपने पाँव पर खड़े हो चुके हो, तो अब ये कोई टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। असलिए मुझे फाइनल आंसर दो ताकि हम लड़की वालों से जाकर बात करें। टेस्के होने जा रहे और अभी तक टाल मटोल चल रही है। तुम्हारी तोराब मलक ने थोड़ा गुस्सा करते कहा था, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से वो रियान को शादी का कह रहे थे, लेकिन वो टाल मटोल से काम ले रहा था। हालांकि उसकी मंगनी को 5 साल होने वाले थे, लड़की भी पसंद की थी, फिर भी उसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे थे। ठीक है, आप लोगों को जो मुनासिब लगे। रियान मलक ने उस बार शहादतमंदी से जवाब दिया था, जिस पर सब ही हैरान थे। ठीक है, मैं अगले महीने की डेट दे रहा हूँ उन्हें। तुम सब भी तैयारियां कर लो, जो कुछ लेना हो सब देख लो। अगले मंथ के स्टार्ट में उसकी शादी कर देंगे। ठीक है। अरम मलक ने भी हाँ मैं हाँ मलाई थी, क्योंकि वो तोराब मलक की किसी बात को इनकार नहीं करती थी। तोराब मलक डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चले गए थे। वाह, वो चाचू की शादी होगी। जावेर मलक जो कब से अपने इमोशंस पर काबू रखे हुए था, तोराब मलक काटते ही चीखते हुए कहा था, दादू जान, चाचू की शादी के बाद मेरी शादी होगी ना? आपने प्रॉमिस किया था जब चाचू की शादी हो जाएगी तब आप मेरी शादी करेंगे। हाँ, टड्डे इटडे छोड़, मेरी शादी को पहले तेरी कर लेते हैं, ठीक है? रियान ने जावेर को अपनी गोद में बैठाते हुए प्यार से कहा था। इस साले को कोई लड़की देगा तब ना? चाचू मूसा मलिक ने भी बोलना जरूरी समझा था। मुझे कौन सा कोई और लड़की चाहिए, मैं तो अपनी परी से शादी करूंगा। मतलब कि जावेर मलक खुद पहले से ही अपना रिश्ता तय करके बैठा था। मैं अपनी बहन तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए अपनी गंदी शक्ल लेकर दफा हो जाओ। मूसा को तो जावेर की बात ठाकर केलगी थी, जिसने डायरेक्टली ही उसकी बहन का नाम ले लिया था। तुमसे मांगा किसने है? मैं तो चाचू और चाची से मांगूंगा। साले जावेर कौन सा कम था? आस ने भी हाथ उठाकर मूसा को जवाब दिया था। बाकी सब तो टेबल पर उन दोनों की बातों पर मना फाड़े बैठे थे कि इतने छोटे बच्चे ऐसी बातें। काशान मलक आंखों में अपनी बेगम को इशारे कर रहे थे कि देखो हमारे टड्डे के काम। चलो आप दोनों अब जाकर खेलो और लड़ाई नहीं करनी आपस में। अरम मलक उन दोनों के बीच बोले थी। जावेर और मूसा ने भी उनकी बात मानते हुए टेबल से उठकर बाहर लाउन में चले गए थे। अच्छा, अब तुम इनफाल और जमर अपने अपने कपड़ों की और बाकी सामान की शॉपिंग वगैरह कर लो। फिर एंड में ये ना सुनना पड़े ये रहता है टाइम कम है। तुम्हारे बाबा वैसे भी कह रहे थे कि आखिरी बेटे की शादी है तो धूमधाम से करेंगे, अपने दोस्तों की फैमिलीज को भी बुलाएंगे, इसलिए टाइम रहते अच्छी सी शॉपिंग कर लो। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे बाबा को। अरम मलक ने जमर और इनफाल को समझाते हुए बोली थी, क्योंकि अक्सर इनकी लास्ट मोमेंट कोई ना कोई चीज रह जाती थी और डांट फिर मलक तोराब से अरम मलक को पड़ती थी, इसलिए वो उन्हें हर चीज टाइम से करने को कह रही थी। मलिक हाउस, जो कि मलक तराब की मलकीत थी, भालपुर शहर की बावकार और माजिज घरानों में शुमार होता था। मलक तराब के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे पहले आते हैं काशान मलक, फिर उनसे 2 साल छोटे रहमान मलिक और फिर उनसे 1 साल छोटे रियान मलिक। काशान मलक की शादी अपनी फूफी
ज़ात कज़न राइमा मलक से हो चुकी थी। उनकी शादी को 8 साल गुजर चुके थे। अल्लाह ताला ने शादी के 3 साल बाद बेशुमार दावों के साथ उन्हें एक बेटे जाविर मलक से नवाजा था, जो इस वक्त सिर्फ 5 साल का था। रहमान मलक की शादी आयशा चौधरी से हुई थी, जो उनकी यूनिवर्सिटी फेलो थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी। उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे और एक बेटी से नवाजा था। बेटा मूसा मलक 5 साल का था, जबकि बेटी मरियम अभी सिर्फ 2 साल की थी। आखिर में आते हैं रियान मलिक, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं भाई, बहुत जल्द होने वाली है। उन 3 भाइयों के बाद बारी आती है उनकी 2 छोटी बहनों की। बड़ी इनफाल मलक और अस से 3 साल छोटी जमर मलक। इनफाल और इज़मर की शादियों का अभी कोई उता पता नहीं। आगे चलकर मालूम होगा कि उनकी जिंदगियों में कौन से शहजादे कदम रखेंगे। फिलहाल तो दोनों शदीद संगल चल रही हैं। बड़े बाबा काशान मलक और राइमा नाश्ता से फरी होकर अपने रूम में जा रहे थे कि पीछे से मौसम मलक ने काशान मलक को आवाज देकर रोक लिया था। जी बड़े बाबा की जान बोले, बड़े बाबा आप बाबा को कॉल करके पूछे ना कि वो मेनो और मामा को लेकर वापस कब आएंगे, मुझे उनकी याद आ रही है। रहमान मलक अपनी बेगम आयशा मलक और बेटी मरियम मलक के साथ लाहौर अपने एक क्लोज फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने गए हुए थे। उनको लाहौर गए हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका था और शादी सिर्फ 2 दिन की थी। मतलब वो बारात और वलीमा का इवेंट अटेंड करने गए हुए थे। लेकिन रहमान मलक ने सोचा अब बेगम के साथ आए हैं तो थोड़ा हनीमून एंजॉय कर लिया जाए। पीछे से मूसा मलक उन्हें मस कर रहा था। उसे अपनी बहन की याद शिद्दत से आ रही थी, जिसकी वजह से वो काशान मग से उनकी वापसी का पूछने के लिए भागा आया